1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ पहला सबसे बड़ा विद्रोह था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत 1608 में आई, पर 1757 में प्लासी की लड़ाई में जीत से पूर्वी भारत में इसने अपने पैर मजबूती से जमाने शुरू किए और धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई। लेकिन इसके इतने साल बाद 1857 में ऐसा क्या हुआ जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया? आमतौर पर लोगों को ऐसा लगता है कि ये विद्रोह सेना में एनफील्ड राइफल के आने के कारण हुआ था, पर यह कहना गलत होगा कि केवल इसके कारण ही पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, क्योंकि वास्तव में अचानक कुछ नहीं हुआ। हेलो एंड वेलकम टू ऑल थिंग्स क्यूरियस। 1857 का भारतीय विद्रोह किसी एक घटना के बजाय समय के साथ कई कारणों के इकट्ठे होने के परिणाम स्वरूप हुआ। ये कारण हैं हर प्रकार के, पॉलिटिकल, सामाजिक, धार्मिक, मिलिट्री और इकोनॉमिक। आइए हम इन सब पर एक एक करके नजर डालें। शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल कारणों से। अंग्रेज भारत में अपनी पॉलिटिकल पावर का विस्तार करना चाहते थे और ऐसा करने के लिए उन्होंने 4 तरीकों का इस्तेमाल किया। सबसे पहला तरीका था युद्ध। अंग्रेजों ने कई लड़ाई लड़ी और कई राज्यों को जीतकर ब्रिटिश राज में शामिल कर लिया, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मैसूर राज्य का क्षेत्र, पंजाब और सिंध। दूसरा तरीका था सब्सिडरी अलायंस। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई सब्सिडरी अलायंस का पालन करके कुछ भारतीय राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाया गया। सब्सिडरी अलायंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच एक समझौता था, जिसके आधार पर इन राज्यों ने अंग्रेजों को अपनी संप्रभुता यानी सोवरेनिटी खो दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली सब्सिडरी अलायंस अवध के नवाब के साथ की थी। अन्य राज्य जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार किया वे थे हैदराबाद के निजाम, मैसूर के शासक, तंजौर के राजा, सिंधिया, जोधपुर के राजपूत राज्य, जयपुर, मचेरी, बूंदी और भरतपुर के शासक। तीसरा तरीका था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का उपयोग करते हुए कई भारतीय राज्यों को कंपनी में मिला लिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार यदि कोई भारतीय शासक बिना पुरुष वारिस के मर जाता है तो उसका राज्य लैप्स होगा, अर्थात ये भारत में कंपनी के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। जब 1853 में झांसी के शासक की मृत्यु हो गई तो उनका कोई अपना पुत्र नहीं था और उनके गोद लिए गए पुत्र आनंद राव को सिंहासन के वैध उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। अन्य प्रख्यात राज्य जिन्हें इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से ब्रिटिश इंडिया में जोड़ा गया वे हैं सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर और नागपुर। चौथा तरीका था किसी राजा पर कुशासन का आरोप लगाना। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कब्जा कर लिया, कथित कुशासन के बहाने। उन्होंने घोषणा की कि अवध को कुशासित किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। अवध के नवाब को जिस अपमानजनक तरीके से हटाया गया था उससे नाराज होकर अवध के लोग 1857 के विद्रोह में शामिल हो गए। एक कारण था बहादुर शाह का अनादर। मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कंपनी का संरक्षण हासिल था, लेकिन कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों में राजा का नाम हटा दिया गया। 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा करी कि बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारियों को अपने महल के रूप में लाल किले का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 1856 में लॉर्ड कनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों को शाही उपाधियों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंग्रेजों के इस फैसले से मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंची। इसके बाद बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल ने उनके खिलाफ योजना बनानी शुरू कर दी। अगली वजह है नाना साहब के साथ हुआ व्यवहार। नाना साहब अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए पुत्र थे। अंग्रेजों ने नाना साहब को वह पेंशन देने से इनकार कर दिया जो वे बाजीराव द्वितीय को दे रहे थे। नाना साहब को अपनी पारिवारिक सीट पूना से बहुत दूर कानपुर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा और इसके लिए मराठा क्षेत्र में बहुत विरोध हुआ। एक और कारण था भारत पर इंग्लैंड से ब्रिटिश सरकार का शासन। भारतीयों को लगा कि भारत का धन इंग्लैंड को बहाया जा रहा है और उनके कल्याण के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा, और इससे भारतीयों में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया। इन्हीं सब पॉलिटिकल कारणों की वजह से लोगों, राजाओं और उनके परिवारों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना आ गई। आइए अब हम कुछ सामाजिक और धार्मिक कारण देखते हैं।
भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक जीवन में दखल देने से ब्रिटिश सरकार ने जनता में काफी भय पैदा कर दिया था। कुछ सामाजिक सुधार जैसे सती प्रथा का उन्मूलन जो 1829 में लाया गया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 में आया और भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई लड़कियों के लिए पश्चिमी शिक्षा का उद्देश्य सुधार करना था। हालांकि इस तरह के सुधारों को पेश करते समय लोगों की भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा गया और इसलिए जनता द्वारा उनका स्वागत नहीं किया गया था। आधुनिक चीजों और इनोवेशन के बारे में लोगों को आशंकाएं थीं, जैसे लोगों को रेलवे और टेलीग्राफ जैसी आधुनिक सेवाओं की शुरुआत पर संदेह था। रूढ़िवादी भारतीयों को लगा कि रेलवे के डिब्बे में उच्च जातियों और निचली जातियों को एक साथ बैठने के लिए बनाया गया है। उनका मानना था कि अंग्रेजों ने ऐसी चीजें उनकी जाति और धर्म को हटाने के लिए शुरू की हैं। भेदभाव की नीति। ब्रिटिश अधिकारी भारतीयों के प्रति असभ्य और अभिमानी थे। उनका मानना था कि वे भारतीयों से बेहतर हैं। प्रशासन में भ्रष्टाचार भी एक कारण था। पुलिस और छोटे अधिकारी भ्रष्ट थे। अमीर तो अपराध करके बच निकलते थे, लेकिन आम आदमी को लूटा जाता था और प्रताड़ित किया जाता था। उस समय के जुडिशरी सिस्टम काफी कठिन था और इसने अमीरों को गरीबों पर अत्याचार करने में सक्षम बनाया। जो गरीब लगान, लैंड रेवेन्यू और कर्ज पर ब्याज का बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पाते थे, उनकी पिटाई होती थी, यातनाएं दी जाती थीं और कारावास में सजा दी जाती थी। एक और वजह थी मिशनरियों की गतिविधियां। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने स्थानीय धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों में दखल देना शुरू कर दिया। उन्होंने मूर्ति पूजा की निंदा की और स्थानीय मान्यताओं को अज्ञानता करार दिया। 1813 के बाद ईसाई मिशनरियों की संख्या और गतिविधियां दोनों बढ़ गईं। भारतीयों ने सोचा कि सरकार मिशनरियों का समर्थन कर रही है, जो इन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित कर देंगे। पश्चिमी शिक्षा के संबंध में भय। पश्चिमी शिक्षा प्रणाली कई स्कूलों में शुरू की गई। इस बदलाव को लोगों ने, विशेषकर पंडितों और मौलवियों ने अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इसमें पारंपरिक इस्लामी और हिंदू अध्ययनों को हतोत्साहित करने का प्रयास देखा। लोगों को ये संदेह होने लगा कि पश्चिमी शिक्षा का उद्देश्य अपने बच्चों को ईसाई बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। धार्मिक स्थलों पर कर लगाना भी एक कारण था। मंदिरों और मस्जिदों की भूमि पर कर लगाने की आधिकारिक नीति से भारतीयों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं, क्योंकि पिछले भारतीय शासकों द्वारा ऐसी भूमि को कर से छूट दी गई थी। एक और सामाजिक और धार्मिक कारण था द रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1850, जिसने संपत्ति के हिंदू कानून को बदल दिया। इससे ये हुआ कि अगर कोई हिंदू धर्म से दूसरे धर्मों में परिवर्तित होता है तो वो अपने पिता की संपत्ति को विरासत में प्राप्त कर सकता है। हिंदुओं को लगा इससे धर्म बदलने को बढ़ावा मिलेगा। आइए अब कुछ इकोनॉमिक कारणों को देखें। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए भारतीय रिसोर्सेज का शोषण किया। अंग्रेजों ने भारतीयों को कपास यानी कॉटन और कच्चे रेशम यानी सिल्क जैसे कच्चे माल को सस्ती दरों पर निर्यात करने के लिए मजबूर किया, जिसकी ब्रिटिश उद्योगों को आवश्यकता थी। इसके अलावा नील, चाय और अन्य जैसी चीजें जिनकी ब्रिटेन में कमी थी। एक और महत्वपूर्ण कारण था भारतीय उद्योग को खत्म करना। भारत में ब्रिटेन अपने यहाँ मशीन से बने सामान को ड्यूटी फ्री या बहुत ही कम ड्यूटी रेट्स पर लाया करता था, जबकि भारत में हाथ से बने सामान पर ब्रिटेन में बहुत अधिक ड्यूटी लगाई जाती थी। इसने भारतीय उद्योग को बर्बाद कर दिया, कारीगरों को उनकी आय से वंचित कर दिया और श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर कम कर दिए। एक और बड़ी वजह थी ड्रेन ऑफ वेल्थ। 1757 की प्लासी की लड़ाई से पहले यूरोपीय व्यापारी भारतीय कॉटन और रेशम खरीदने के लिए भारत में सोना लाते थे, पर बंगाल की विजय के बाद अंग्रेजों ने भारत में सोना लाना बंद कर दिया। उन्होंने बंगाल के सरप्लस रेवेन्यू और ड्यूटी फ्री इनलैंड ट्रेड से इंग्लैंड में अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल खरीदना शुरू कर दिया। भारत से इंग्लैंड को धन ट्रांसफर हुआ, जिससे भारत को कोई फायदा नहीं हुआ। इसे ही ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। अंग्रेजों ने भारत की कॉटेज इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट्स को बहुत नुकसान पहुंचाया। भारतीय सिल्क और कॉटन के कपड़ों पर ब्रिटेन ने भारी टैक्स लगाया, जिसने भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया। दूसरी ओर ब्रिटिश सामान भारत में मामूली शुल्क पर आयात किया जाता था। 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में कॉटन और रेशम के सामान को निर्यात काफी हद तक बंद हो गया।
कताई और बुनाई की कला, जिसने सदियों से हजारों कारीगरों को रोजगार दिया था, वो खत्म होने लगी। अगली वजह थी किसानों का आर्थिक पतन। किसान अंग्रेजों की भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू नीति से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप उन्हें भूमि का नुकसान हो रहा था। कंपनी के व्यापार, प्रशासन की लागत और भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार के लिए लड़े युद्ध, इन सब के लिए धन चाहिए था। धन उपलब्ध कराने के लिए किसानों ने करों का भारी बोझ उठाया। उदाहरण के लिए बंगाल में भू राजस्व मुगलों के समय एकत्र की गई राशि से दुगना था। भू राजस्व में वृद्धि से कई किसानों को कर्ज में डूबना पड़ा या अपनी जमीन बेच देने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन नए जमींदारों को किसानों की कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने लगान को अत्यधिक स्तर तक धकेल दिया, जिसने किसानों द्वारा खेती को प्रभावित किया और इससे कई अकालों की स्थिति पैदा हो गई। एक और कारण था बढ़ती हुई बेरोजगारी। पहले के शासकों ने विद्वानों, उपदेशकों और कला से जुड़े हुए लोगों को फाइनेंशियल हेल्प दी थी। अंग्रेजों के आने से ऐसे शासकों का पतन हुआ और धीरे धीरे उनसे जुड़े हुए लोग गरीब हो गए। जब देशी राज्यों को ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया तो हजारों सैनिक और प्रशासनिक अधिकारी, सैन्य न्यायिक अधिकारी बेरोजगार हो गए, क्योंकि ब्रिटिश नीतियों ने भारतीयों को उच्च पदों से बाहर कर दिया। ये सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन के शत्रु बन गए। एक और वजह थी नील यानी इंडिगो की खेती करने वालों के साथ अमानवीय व्यवहार। नील का व्यापार अंग्रेजों के लिए अत्यधिक लाभदायक था, लेकिन जिन परिस्थितियों में किसानों को काम करना पड़ता था वह अमानवीय थी। किसानों को ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा चुने हुए खेतों में केवल नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। अगर उन्होंने कुछ और लगाया तो उनकी फसल नष्ट हो जाती थी और उनके जानवरों को सजा के रूप में ले जाया जाता था। गरीबी और अकाल भी इसकी एक वजह थी। अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण, स्वदेशी उद्योगों का पतन, हाई टैक्सेशन, वेल्थ ड्रेन, गरीब किसानों के शोषण ने भारतीयों को अत्यधिक गरीबी में डाल दिया। एक और वजह थी इनाम आयोग के प्रावधान, जिसके अनुसार 20,000 संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। जब जमींदार मालिकाना हक के लिए सबूत पेश नहीं कर पाए, तब जब्त की गई इन जमीनों को नीलामी द्वारा सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेच दिया गया। ऐसी संपत्ति आमतौर पर व्यापारियों और साहूकारों द्वारा खरीदी जाती थी। वो उन जगह काम कर रहे किसानों की जरूरतों को नहीं समझते थे और उनका शोषण करते थे। ये सब थे इकोनॉमिक कारण। आइए अब कुछ मिलिट्री कारण भी देखें, जिसमें पहला है भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सैनिकों की सहायता से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की। इस तथ्य के बावजूद कि भारतीय सैनिक ब्रिटिश सैनिकों की तरह ही कुशल थे, उन्हें कम वेतन दिया जाता था और बुरी तरह से रखा जाता था। ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने सिपाहियों को जाति या सांप्रदायिक निशान, दाढ़ी या पगड़ी पहनने से मना किया था और उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा। एक और कारण था ब्रिटिश सेना में भारतीयों का बड़ा अनुपात। भारत में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या कभी भी इतनी बड़ी नहीं थी कि अंग्रेजों का अनुपात 4000 में 1 के बराबर हो। इस प्रकार बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाना आसान हो गया। अगली वजह है सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। पारंपरिक मान्यता के अनुसार ब्राह्मण के लिए समुद्र पार करना वर्जित था। ब्रिटिश संसद ने 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार भारतीय सैनिकों को विदेश में ड्यूटी पर भेजा जा सकता है। अधिनियम में भारतीय सैनिकों की भावना को ध्यान में नहीं रखा गया, इससे उनमें आक्रोश की भावना पैदा हो गई। भत्तों का अभाव। सिपाहियों को अतिरिक्त भुगतान और अतिरिक्त भत्ते के लिए अपने घरों से दूर क्षेत्रों में सेवा करने की आवश्यकता थी। 1854 में डाकघर अधिनियम ने सिपाहियों द्वारा प्राप्त मुफ्त डाक के विशेषाधिकार को वापस ले लिया। भारतीय सैनिकों का वेतन उनके परिवारों का भरण पोषण करने के लिए अपर्याप्त था। दूसरी ओर ब्रिटिश सैनिकों को भारतीय सैनिकों के वेतन से 8 गुना अधिक वेतन मिलता था। प्रमोशन की भी बहुत कम संभावनाएं थीं। रोजगार में सभी उच्च पद अंग्रेजों के लिए आरक्षित थे, चाहे उनका प्रदर्शन कैसा भी हो। यहाँ तक कि पहले देशी राजकुमारों की सेना में उच्च पदों पर आसीन भारतीय सैनिक भी सूबेदार के पद से ऊपर नहीं उठ सके। एक और बड़ा कारण था दिल्ली, इलाहाबाद जैसे रणनीतिक महत्व के स्थानों में कोई ब्रिटिश सेना नहीं थी
और पूरी तरह से भारतीय सैनिकों के पास ही था। इसके अलावा इंग्लैंड भारत के बाहर कई युद्धों में लगा हुआ था, जैसे फारसी युद्ध, क्रीमियन युद्ध और चीनी युद्ध। प्रथम संग्राम का एक कारण ये भी था कि हालिया युद्धों में ब्रिटिश सैनिकों का खराब प्रदर्शन रहा था। प्रथम अफगान युद्ध, पंजाब युद्ध और क्रीमियन युद्ध में ब्रिटिश सेना को बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा। 1855-56 में बिहार और बंगाल के संथाल आदिवासियों ने कुल्हाड़ियों और धनुषों से लैस होकर अंग्रेजों का सामना किया, अस्थायी रूप से अपने क्षेत्र से ब्रिटिश शासन को हटाने के लिए। हालांकि अंग्रेजों ने संथाल विद्रोह को दबा दिया, लेकिन जिन आपदाओं का उन्हें सामना करना पड़ा, उसने इस मिथक को तोड़ दिया कि अंग्रेजों को हराया नहीं जा सकता। भारतीय सैनिकों को आगे ये भी पता चला कि ब्रिटिश सेना को भारतीय सेना से हराया जा सकता है। तो ये सब कारणों ने मिलकर धीरे धीरे भारतीय लोगों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना को जन्म दिया और आखिर में एनफील्ड राइफल के आने से 1857 का रिवोल्ट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम एक और वीडियो के साथ जल्दी ही वापस आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।